तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं वेडनेसडे सेक्शन 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस सीरीज का हमें बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो सीरीज आ चुकी है और इसका एक तरह से सेक्शन 2 जिसे 2 पार्ट में डिवाइड करके रिलीज़ किया जा रहा है, तो दोनों ही हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में पूरी अपडेट आपको बताते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वेडनेसडे एक अमेरिकी अलौकिक रहस्य कॉमेडी 2 टेलीविजन श्रृंखला है जो चार्ल्स एडम्स के चरित्र वेडनेसडे एडम्स पर आधारित है। अल्फ्रेड गफ और माइल्स मिलर द्वारा निर्मित, इसमें जेना ओर्टेगा ने शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय किया है, जिसमें ग्वेंडोलिन क्रिस्टी, रिकी लिंडहोम, जेमी मैकशेन, हंटर डूहान, पर्सी हाइंस व्हाइट, एम्मा मायर्स, जॉय संडे, जॉर्जी फार्मर, नाओमी जे. ओगावा, क्रिस्टीना रिक्की और मूसा मुस्तफ़ा सहायक भूमिकाओं में दिखाई दे रहे हैं। पहले सीजन के 8 एपिसोड में से 4 का निर्देशन टिम बर्टन ने किया था, जो कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। पहला सीजन वेडनेसडे एडम्स के इर्दगिर्द घूमता है, जो अपने नए स्कूल में एक हत्या के रहस्य को सुलझाने का प्रयास करता है। 3. बर्टन को पहले 1991 की फिल्म द एडम्स फैमिली का निर्देशन करने के लिए संपर्क किया गया था और वह एक रद्द की गई स्टॉप मोशन एनिमेटेड फिल्म द एडम्स फैमिली में भी शामिल थे। अक्टूबर 2020 में उन्हें एक टेलीविजन सीरीज का निर्देशन करने की सूचना मिली थी, जिसे बाद में नेटफ्लिक्स ने एक सीरीज ऑर्डर किया था। ओर्टेगा को किरदार की लैटिना विरासत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आंशिक रूप से चुना गया था। रिक्की, जिन्होंने 1991 की फिल्म और इसके 1993 के सीक्वल एडम्स फैमिली वैल्यूज में वेडनेसडे की भूमिका निभाई थी, को बर्टन ने सीरीज में सहायक भूमिका निभाने के लिए कहा था। फिल्मांकन सितंबर 2021 और मार्च 2022 के बीच रोमानिया में हुआ। बुधवार का प्रीमियर 16 नवंबर 2022 को हुआ और इसे 23 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया। ओर्टेगा के प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 4 रिलीज के 3 हफ्तों के भीतर यह दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली अंग्रेजी भाषा की नेटफ्लिक्स सीरीज बन गई। इसे 2 गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त हुए, सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज संगीतमय या हास्य और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन सीरीज संगीतमय या हास्य ओर्टेगा के लिए। इसने 4 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार भी जीते, जबकि ओर्टेगा के लिए उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला और हास्य श्रृंखला में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किए। जनवरी 2023 में श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। आधार: वेडनेसडे एडम्स को उसके स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने लड़कों की वाटर पोलो टीम द्वारा उसके भाई पग्सली को परेशान करने के बदले में स्कूल के पूल में जिंदा पिरान्हा मछलियां फेंक दी थीं। नतीजतन, उसके माता-पिता गोमेज और मोर्टिसिया एडम्स उसे अपने हाई स्कूल के पूर्व छात्र नेवरमोर अकादमी में भेज देते हैं, जो वर्मोंट के जेरिको शहर में स्थित एक निजी स्कूल है, जहां राक्षसी जाति के बच्चों का इलाज होता है। वेडनेसडे का ठंडा, भावनाहीन व्यक्तित्व और उसका विद्रोही स्वभाव उसके लिए अपने सहपाठियों से घुलना मिलना मुश्किल बना देता है और स्कूल की प्रिंसिपल लारिसा वेम्स के साथ उसका झगड़ा करवा देता है। हालांकि उसे पता चलता है कि उसे अपनी मां की मानसिक क्षमताएं विरासत में मिली है, जिनकी मदद से वह एक स्थानीय हत्या के रहस्य को सुलझा सकती है। दूसरे सीजन में वेडनेसडे नेवरमोर में वापस आती है और अपनी मानसिक क्षमताओं को विकसित करते हुए उसे एक नए उत्पीड़क का सामना करना पड़ता है और एनिड की मृत्यु को रोकना पड़ता है। कलाकार और पात्र। मुख्य लेख: बुधवार टीवी श्रृंखला के पात्रों की सूची। मुख्य: जेना ओर्टेगा, वेडनेसडे एडम्स, एक किशोरी जिसके पास मानसिक शक्तियां हैं। ओर्टेगा ने गुडी एडम्स की भूमिका भी निभाई है, जो 1600 के दशक से वेडनेसडे के मृत पूर्वज हैं, जिन्हें वेडनेसडे ने स्वप्न में देखा था। 5. करीना वराडी एक युवा बुधवार का किरदार निभाती है। ग्वेंडोलिन क्रिस्टी लारिसा वेम्स, सीजन 1, नेवरमोर अकादमी की रूप बदलने वाली प्रिंसिपल और एक पूर्व छात्रा जो मोर्टिसिया एडम्स की रूममेट थी। ओलिवर विकम ने युवा लारिसा वेम्स का किरदार निभाया है। रिकी लिंडहोम, डॉ. वेलेरी किम्बोट, सीजन 1, वेडनेसडे नेवरमोर अकादमी द्वारा नियुक्त स्थानीय शहर जेरिको की चिकित्सक।
जेमी मैक्शेन, डोनोवन गैल्पिन, सीजन 1, अतिथि सीजन 2, जेरिको का शेरिफ जो वेडनेसडे पर संदेह करता है। बेन विल्सन ने युवा डोनोवन गैल्पिन का किरदार निभाया है। हंटर डूहान, टाइलर गैल्पिन बटा हाइड, एक स्थानीय कॉफी शॉप में बरिस्ता और शेरिफ गैल्पिन का बेटा, जिसकी वेडनेसडे में रोमांटिक रुचि है। पर्सी हाइंस व्हाइट, जेवियर थोर्प, सीजन 1 के रूप में नेवरमोर अकादमी का एक छात्र जो अपनी कला को जीवंत करने की क्षमता रखता है। वह एक मनोवैज्ञानिक भी है, जिसे सपनों के माध्यम से दर्शन होते हैं। एम्मा मायर्स, एनिड सिंक्लेयर, नेवरमोर अकादमी में वेडनेसडे की रंगीन वेयरवोल्फ रूममेट, जो वेडनेसडे की रुचि न होने के बावजूद उसकी दोस्त बनने का प्रयास करती है। जॉय संडे, बियांका बार्कले, नेवरमोर अकादमी की एक सफल छात्रा और जेवियर की पूर्व प्रेमिका। जॉर्जी फार्मर, अजाक्स पेट्रोपोलस, नेवरमोर अकादमी का एक गोर्गन छात्र, जिसकी एनिड में रोमांटिक रुचि है। नाओमी जे ओगावा, योको तनाका, सीजन 1, नेवरमोर अकादमी में एक पिशाच छात्रा। क्रिस्टीना रिक्की, मर्लिन थॉर्नहिल बटा लॉरेल गेट्स, सीजन 1 की भूमिका में नेवरमोर अकादमी में वनस्पति विज्ञान की शिक्षिका, वेडनेसडे और एनिड की छात्रावास की मां और गैरेट की छोटी बहन। रिक्की ने इससे पहले द एडम्स फैमिली और एडम्स फैमिली वैल्यूज में वेडनेसडे एडम्स का किरदार निभाया था। मूसा मुस्तफ़ा, यूजीन ओटिंगर, नेवरमोर अकादमी का एक छात्र जो मधुमक्खियों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। कैथरीन जीटा जोन्स, मोर्टिसिया एडम्स उर्फ फ्रम्प, वेडनेसडे की मां, जो छोटी उम्र में नेवरमोर अकादमी में पढ़ती थी और अपनी बेटी के समान मानसिक शक्तियों से संपन्न है। ग्वेन जोन्स ने युवा मोर्टिसिया फ्रम्प का किरदार निभाया है। जेना ओर्टेगा और लुइस गुजमैन, जो श्रृंखला में बेटी और पिता की भूमिका निभाते हैं, कॉमिक कॉन 2022 में। लुइस गुजमैन गोमेज एडम्स, वेडनेसडे के पिता, जो नेवरमोर अकादमी में भी पढ़े थे और एक संदिग्ध हत्यारे है। लुसियस होयोस ने युवा गोमेज एडम्स का किरदार निभाया है। आइजैक ऑर्डोनेज, पग्सली एडम्स के रूप में वेडनेसडे के छोटे भाई। सीजन 2 में वह अपने चाचा की तरह स्थिर विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता दिखाने लगता है। विक्टर डोरोबांटू थिंग, एक संवेदनशील, शरीरविहीन हाथ और वेडनेसडे का रिश्तेदार, जिसे वेडनेसडे के माता-पिता ने नेवरमोर अकादमी में उसकी देखभाल करने के लिए भेजा है। शेरिफ गैल्पिन के डिप्टी रिची सेंटियागो के रूप में लुयांडा उनाती लुइसन्यावो। पुनरावर्ती टॉमी अर्ल जेनकिंस, नोबल वॉकर, सीजन 1, जेरिको के मेयर और पूर्व शेरिफ। इस्माइल केसू ने एक युवा नोबल वॉकर का किरदार निभाया है। इमान मार्सन लुकास वॉकर, सीजन 1 के रूप में नोबल वॉकर का बेटा, जिसके दोस्तों का समूह अक्सर वेडनेसडे से टकराता रहता है। अतिथि जॉर्ज बर्सिया लर्च के रूप में, सीजन 1, एडम्स परिवार का बटलर। 6. कैलम रॉस, रोवन लास्लो, सीजन 1, नेवरमोर अकादमी का एक छात्र जिसके पास दुर्गतिज शक्तियां हैं और जो वेडनेसडे के लिए परेशानी का कारण बनता है। विलियम ह्यूस्टन, जोसेफ क्रैकस्टोन, सीजन 1, लॉरेल गेट्स के तीर्थयात्री पूर्वज और जेरिको के संस्थापक पिता, जो सभी बहिष्कृत लोगों को मारने पर आमादा थे। नितिन गनात्रा, डॉ. रेगी अनवर, सीजन 1, एक शव विशेषज्ञ जो जेरिको के शवगृह में काम करता है। लुईस हेस, गैरेट गेट्स। आकृति अंकल फेस्टर के रूप में सामने आती है, जो वेडनेसडे को समझाता है कि वह जिस राक्षस की जांच कर रही है वह एक हाइड है। साथ में वे छिपे हुए पुस्तकालय से एक डायरी प्राप्त करते हैं जो बताती है कि एक हाइड का हमेशा एक मालिक होना चाहिए। बाद में वे जेवियर का पता लगाते हैं और उसका पीछा करते हैं, जिसे वे जंगल में डॉ. किनबोट, वेडनेसडे के चिकित्सक, से मिलते हुए देखते हैं। टाइलर के साथ डेट से लौटने के बाद वेडनेसडे अपने छात्रावास के कमरे में तोड़फोड़, डायरी चोरी और थिंग को गंभीर रूप से घायल पाता है। लॉरेल गेट्स पर शोध से पता चलता है कि वह जीवित भी है और हाइड की मालिक भी है। वेडनेसडे को शुरू में डॉ. किनबोट पर शक होता है। 8 दुखों की हत्या, जेम्स मार्शल, अल्फ्रेड गफ और माइल्स मिलर, 23 नवंबर 2022। वेडनेसडे और उसके सहपाठी टाइलर का अपहरण कर लेते हैं और वेडनेसडे उसे कबूल करवाने के लिए उसे यातनाएं देती है।
उसके तरीकों से भयभीत होकर उसके सहपाठी प्रिंसिपल वीम्स को खबर देते हैं और वेडनेसडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में टायलर चुपके से वेडनेसडे से कबूल करता है कि वह राक्षस है। वेडनेसडे की हरकतों से तंग आकर वीम्स उसे नेवरमोर से निकाल देती है। वेडनेसडे वीम्स के साथ अस्पताल में यूजीन से मिलने जाती है, जिसका राक्षस की गुफा में देखी गई आकृति का विवरण नेवरमोर की एक शिक्षिका सुश्री थॉर्नहिल से मेल खाता है। वेम्स टायलर के रूप में प्रच्छन्न और वेडनेसडे थॉर्नहिल से कबूल करवाते हैं कि वह लॉरेल गेट्स है और जोसेफ क्रैकस्टोन को पुनर्जीवित करने और सभी बहिष्कृतों का सफाया करने की अपनी योजना के तहत टायलर को पीड़ितों को मारने के लिए उकसाती है। एनिड अंततः अपने वेयरवोल्फ रूप में परिवर्तित होकर टायलर को उसके हाइड रूप में हरा देती है, जबकि क्रैकस्टोन नेवरमोर में सेंध लगाता है। बियांका की मदद से वेडनेसडे क्रैकस्टोन को नष्ट करके मार डालता है और यूजीन लॉरेल को हराने में मदद करता है। जेवियर को जेल से रिहा कर दिया जाता है, टायलर को हिरासत में ले लिया जाता है और वेडनेसडे नेवरमोर अकादमी छोड़ देता है, जो शेष सेमेस्टर के लिए बंद हो रही है। पोलिथेनिका विश्वविद्यालय, सिनाया रेलवे स्टेशन, बुखारेस्ट बॉटनिकल गार्डन, मोंटेओरू हाउस और डम्बोविटा काउंटी में ऐतिहासिक ओल्गा ग्रीसेनो हवेली के लिए सेटिंग के रूप में काम करता है, जो गेट्स हवेली के लिए खड़ा है। 53 कैंटुजिनो कैसल के बाहरी दृश्यों को कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के साथ पूरक किया गया था। 54 जेरिको के पूरे शहर सहित अन्य सेटिंग्स का निर्माण बुफ्टिया स्टूडियो में किया गया था। 55 प्रोडक्शन डिजाइनर मार्क स्क्रूटन ने अपने सेट डिजाइन को मुख्य रूप से चार्ल्स एडम्स के मूल कार्टूनों पर आधारित किया और बर्टन द्वारा निर्देशित फिल्मों जैसे बीटलजुइस 1988 और चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री 2005 से प्रेरणा ली। 56 ओर्टेगा ने श्रृंखला पर अपने काम को बहुत तनावपूर्ण और भ्रमित करने वाला और मेरे द्वारा किया गया सबसे भारी काम कहा, जिसका कारण प्रोडक्शन का तेजी से चलने वाला शूटिंग शेड्यूल था। 57 अपनी भूमिका की तैयारी के लिए ओर्टेगा ने सेलो बजाना सीखा और कैनोइंग, तलवारबाजी, तीरंदाजी और जर्मन सबक लिया। 35 अभिनेत्री जॉय संडे के अनुसार कैनोइंग सबक विशेष रूप से जोरदार थे, जिसमें पूरे कलाकार और कुछ दर्जन स्टंटमैन रोजाना 1 घंटे के लिए एक दूसरे से दौड़ते थे, जो सुबह 5:30 बजे से शुरू होता था। 58 ओर्टेगा ने भूमिका की अपनी अनूठी प्रस्तुति को प्राप्त करने के लिए फिल्मांकन के दौरान चरित्र को निभाने के बारे में रिक्की से बात करने से परहेज किया। 59 उन्होंने 1980 के दशक के सियोक्स, बॉब फॉसे और गोथ डांस क्लब फुटेज से प्रेरणा लेते हुए क्रैम्प्स के गू गू मक 61 ओर्टेगा ने वेडनेसडे के चरित्र चित्रण को सुसंगत बनाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन पंक्तियों को भी बदला जो उन्हें किरदार के लिए अनुपयुक्त लगीं और उन्हें और गहराई दी। उन्होंने कहा, आप एक कहानी को आगे बढ़ाए बिना उसमें कोई भावनात्मक मोड़ नहीं ला सकते, क्योंकि तब वह उबाऊ हो जाती है और कोई भी आपको पसंद नहीं करता। 37 रोमानियाई जादूगर विक्टर डोरोबांटू द्वारा अभिनीत थिंग के दृश्यों को व्यावहारिक और विशेष प्रभावों के मिश्रण का उपयोग करके तैयार किया गया था। डोरोबांटू ने एक नीला क्रोमा की बॉडीसूट पहना था जिसे पोस्ट प्रोडक्शन में संपादित किया जाएगा, जिससे केवल उसका हाथ ही दिखाई देगा। कटे हुए हाथ का भ्रम पैदा करने के लिए डोरोबांटू के हाथ पर एक कृत्रिम स्टंप लगाया गया था। 63 दूसरे सीजन की शूटिंग मई 2024 में आयरलैंड में शुरू हुई। 49 64 65 2023 SAG-AFTRA हड़ताल से पहले स्क्रीम फ्रेंचाइजी के फिल्म निर्माताओं के साथ शो के लिए ओर्टेगा के शेड्यूल पर चर्चा की गई थी, जिसके कारण शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण ओर्टेगा आगामी स्क्रीम 7 2026 से हट गईं। 66 ओर्टेगा ने अप्रैल 2025 में इस रिपोर्ट का खंडन किया, यह दावा करते हुए कि उन्होंने उस परियोजना से मेलिसा बेरेरा, मैट बेटिनेलियोल्पिन और टायलर गिल्लेट के जाने के कारण इसे छोड़ दिया। 67 अगस्त 2024 तक उन्होंने 4 एपिसोड पूरे कर लिए थे। 68 दूसरी श्रृंखला के लिए फिल्मांकन दिसंबर 2024 की शुरुआत में पूरा हो गया था। टूरिज्म आयरलैंड के अनुसार नई श्रृंखला की शूटिंग के लिए इस्तेमाल किए गए कुछ स्थानों में काउंटी ऑफली में चार्लेविले कैसल, काउंटी डबलिन में डीन ग्रेंज कब्रिस्तान और काउंटी विकलो में एशफोर्ड स्टूडियो शामिल है। 70 संगीत
दिसंबर 2021 में यह बताया गया कि बर्टन के लंबे समय के सहयोगी डैनी एल्फमैन मूल थीम 71 की रचना करने और क्रिस बेकन के साथ इसके स्कोर की सराहना करने के लिए श्रृंखला में शामिल हुए। 24 स्कोर में एल्फमैन और बेकन द्वारा रचित श्रृंखला के मूल स्कोर के साथ साथ कई पॉप गाने शामिल हैं, जिनमें रोलिंग स्टोन्स द्वारा पेंट इट ब्लैक 72, मेटालिका द्वारा नथिंग एल्स मैटर्स, एपोकैलिप्टिका 73 द्वारा कवर और दुआ लिपा द्वारा फिजिकल के सेलो प्रस्तुतिकरण शामिल है। 74, 75 स्कोर में कई शास्त्रीय रचनाएं भी शामिल हैं, जिनमें एंटोनियो विवाल्डी द्वारा द फोर सीजन्स, एडवर्ड एल्गर का सेलो कॉन्सर्टो, केमिली सेंट-सेंस द्वारा द कार्निवल ऑफ द एनिमल्स, एरिक सेटी द्वारा ग्नोसियन नंबर 1 और निकोलाई रिमस्की-कोर्साकोव द्वारा फ्लाइट ऑफ द बम्बलबी शामिल है। 76, 2 एकल के नेतृत्व में 77 बुधवार का 48 ट्रैक साउंड ट्रैक 23 नवंबर 2022 को लेकशोर रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया था। 74 और शास्त्रीय और पॉप गानों के कवर वाले 4 ट्रैक विस्तारित नाटक को 30 नवंबर को जारी किया गया था। 76 श्रृंखला की अपनी समीक्षा में डेन ऑफ गीक के टोनी सोकोल ने स्कोर को एक प्रमुख चरित्र न केवल विषयगत रूप से बल्कि एक भावनात्मक वितरण प्रणाली के रूप में कहा, जिससे ठंड अधिक डरावनी, चुटकुले अधिक मजेदार और झुंझुनी मूर्त हो गई। 78 गिजमोडो की लिंडा कोडेगा ने सेलो खंडों को यादगार और स्कोर को कभी कभार शानदार कहा। 79 IGN के लिए लिखते हुए अमेलिया एम्बरविंग ने एल्फमैन के स्कोर को बर्टन की सामग्री के साथ मूंगफली के मक्खन और जेली की तरह एक साथ और कुल मिलाकर स्कोर को एक स्टनर के रूप में वर्णित किया। 80 मुक्त करना। बुधवार का पहला टीजर ट्रेलर 17 अगस्त 2022 को जारी किया गया था। 81 इसके बाद 9 अक्टूबर को एक पूर्ण ट्रेलर, 82 और 8 नवंबर को श्रृंखला के शुरुआती अनुक्रम का अनावरण किया गया। 83 बुधवार का प्रीमियर 16 नवंबर 2022 को लॉस एंजल्स के हॉलीवुड लीजन थिएटर में हुआ। 84, 85 इसके 8 एपिसोड 23 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर जारी किए गए थे। 86 दिसंबर 2022 में नेटफ्लिक्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक प्रचार वीडियो जारी किया, जिसमें थिंग को दर्शाया गया था, जो श्रृंखला में दिखाई देने वाला एक संवेदनशील हाथ था जो न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर घूम रहा था और राहगीरों की प्रतिक्रियाओं को कैप्चर कर रहा था। 87 पहला सीजन मार्च 2024 में वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट स्टूडियो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज संयुक्त उद्यम इकाई के माध्यम से द्वारा ब्लू रे और DVD पर जारी किया गया था। अप्रैल 2025 में दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज किया गया। 89 दूसरा सीजन 2 भागों में रिलीज होने वाला है। 4 एपिसोड वाला पहला भाग 6 अगस्त 2025 को प्रीमियर होने वाला है, जबकि 4 एपिसोड वाला दूसरा भाग 3 सितंबर 2025 को प्रीमियर होने वाला है। वेडनेसडे एडम्स एक हाई स्कूल की छात्रा है जो अपने भाई पक्सले को एक लॉकर में बंधा हुआ पाती है। उसे उसके गुंडों का एक मानसिक दृश्य दिखाई देता है जिन्हें वह मारने का प्रयास करती है, जिसके परिणामस्वरूप उसे निष्कासित कर दिया जाता है। उसके माता-पिता मोर्टिसिया और गोमेज उसे नेवरमोर अकादमी, उनके अल्मा मेटर और जेरिको, वर्मोंट में बहिष्कृत लोगों के लिए एक स्कूल में दाखिला दिलाने का फैसला करते हैं। इस बीच नेवरमोर के पास एक अज्ञात प्राणी द्वारा एक यात्री को मार दिया जाता है। वेडनेसडे के माता-पिता उस पर नजर रखने के लिए थिंग, एक संवेदनशील देहविहीन हार्ट, को छोड़ देते हैं। वह अपनी रूममेट एनिड से मिलती है, जो उसके बिल्कुल विपरीत है, और लोकप्रिय लड़की बियांका के साथ द्वंद्व युद्ध करती है, जब बियांका रोवन नाम के एक लड़के को धमकाती है। बाद में वेडनेसडे एक गिरते हुए गारगोयल द्वारा लगभग मार दी जाती है, हालांकि प्रिंसिपल लारिसा वेम्स उसे पकड़ लेती है और वापस स्कूल ले जाती है। बाद में टायलर और वेडनेसडे स्थानीय कार्निवल में मिलते हैं और वेडनेसडे को रोवन की मौत का एक दृश्य दिखाई देता है। रोवन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक राक्षस उसे मार देता है, जिससे वेडनेसडे की जान बच जाती है। 2-2 हाय, यह सबसे अकेला नंबर है। टिम बर्टन, अल्फ्रेड गफ और माइल्स मिलर 23 नवंबर 2022। वेडनेसडे शंकालु शेरिफ गैल्पिन को यकीन दिलाती है कि हत्याओं का अपराधी असल में एक राक्षस है। अचानक रोवन सकुशल प्रकट होता है। वेडनेसडे को अपनी मानसिक स्थिति पर शक होता है और वह खुद हत्याओं की जांच करने का फैसला करती है। वह कैंपस में रोवन के बारे में पूछताछ करती है
और उसे बताया जाता है कि उसे निष्कासित कर दिया गया है। इस बीच वीम्स वेडनेसडे के दर्शनों को लेकर चिंतित हो जाती है और उस पर कड़ी नजर रखती है। स्कूल छोड़ते समय वेडनेसडे रक्षात्मक रोवन का सामना करती है और थिंग को उसके पीछे जाने के लिए भेजती है। थिंग उसे खो देता है और रोवन के प्रिंसिपल वीम्स होने का खुलासा होता है, जो उसका रूप धारण कर चुके हैं। वेडनेसडे को एक पुराने छात्र संघ की एक किताब के दर्शन होते हैं। किताब की तलाश में वह बियांका को आगामी छात्र टूर्नामेंट में हेराफेरी करने की योजना बनाते हुए सुन लेती है। बियांका को हराने और टूर्नामेंट जीतने के लिए वेडनेसडे एनिड के साथ मिल जाती है। बाद में वेडनेसडे को स्कूल के भीतर एक छिपी हुई लाइब्रेरी का पता चलता है, जहां उसे पकड़ लिया जाता है। 3 मित्र यादुरैक टिम बर्टन कायला अल्परट 23 नवंबर 2022। वेडनेसडे खुद को एक कुलीन छात्र संघ के सदस्यों, जिनमें बियांका और जेवियर भी शामिल है, से बंधी और घिरी हुई पाती है। वेडनेसडे खुद को आज़ाद करती है और एक किताब साथ लेकर पुस्तकालय से बाहर निकल जाती है। वीम्स वेडनेसडे को हाई स्कूल बैंड के साथ मेयर नोबल वॉकर द्वारा आयोजित एक आगामी नगर समारोह में जाने का आदेश देती है। चुराई गई किताब में एक चित्र उसे एक स्थानीय मेले में एक प्रदर्शनी में ले जाता है, जहां उसकी नज़र एक लड़की के चित्र पर पड़ती है, जिसे उसने अपने स्वप्नों में देखा था। जंगल में वेडनेसडे को एक लड़की का स्वप्न आता है, जिसे उसकी पूर्वज माना जाता है, जो नगर के संस्थापक जोसेफ क्रैकस्टोन के हाथों शहर के बहिष्कृत लोगों के वध से बच निकलती है। वेडनेसडे पर एक राक्षस हमला करता है, जिसके पैरों के निशान देखकर उसे पता चलता है कि वह एक इंसान है। शहर वापस आकर वेडनेसडे थिंग से जोसेफ क्रैकस्टोन की एक स्मारक मूर्ति को नष्ट करवाकर समारोह में खलल डालती है और प्रिंसिपल वीम्स उसे डांटती है। जंगल में एक अपराध स्थल की जांच करते समय पुलिस को एक कैमरा मिलता है, जिसमें राक्षस की तस्वीरें कैद थीं। 4 हाय कैसी रात है, टिम बर्टन कायला अल्परट 23 नवंबर 2022। राक्षस के शिकार लोगों की फाइलों की नकल करने के लिए वेडनेसडे और थिंग कोरोनर के दफ्तर में घुस जाते हैं। एक पैटर्न की पहचान करने की कोशिश में उसे पता चलता है कि हर शिकार के शरीर के अंगों को सर्जरी से निकाला गया है। वेडनेसडे को जेवियर पर शक होता है और वह उसके आर्ट स्टूडियो में उसका पीछा करती है, जहां उसे राक्षस के कई चित्र मिलते हैं, जो उसे राक्षस की गुफा तक ले जाते हैं। वहां वह उसका एक पंजा निकालती है और उसे डीएनए मिलान के लिए शेरिफ गैल्पिन को देती है। वेडनेसडे और टायलर एक साथ स्कूल डांस में जाते हैं। इस बीच सहपाठी यूजीन, जो वेडनेसडे के खोजी काम से वाकिफ है, एक लबादे में लिपटे व्यक्ति को राक्षस की गुफा को उड़ाते हुए देखता है। मेयर वॉकर के बेटे लुकास द्वारा नृत्य में बाधा डाली जाती है, जो बुधवार द्वारा नगर समारोह में व्यवधान डालने का बदला लेने के लिए इमारत के अग्नि स्प्रिंकलर चला देता है। वेडनेसडे को यूजीन के खतरे का आभास होता है और वह जंगल में जाता है, जहां वह राक्षस द्वारा गंभीर रूप से घायल पाता है। 5 आप जो दुर्हक करते हैं वही काटते हैं, गांदजा मोंटेरो अप्रैल ब्लेयर 23 नवंबर 2022। 32 साल पहले गोमेज एडम्स को जोसेफ क्रैकस्टोन के वंशज गैरेट गेट्स की हत्या के संदेह में नेवरमोर में गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान समय में एडम्स परिवार नेवरमोर में पेरेंट्स वीकेंड पर वेडनेसडे से मिलने जाता है। एक पारिवारिक थेरेपी सत्र तब बीच में ही रुक जाता है, जब वेडनेसडे अपने माता-पिता से संदिग्ध हत्या के बारे में पूछती है। इस बीच शेरिफ गैल्पिन को पता चलता है कि कोरोनर ने गेट्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी करने की बात स्वीकार करने के बाद आत्महत्या कर ली थी। गैल्पिन गोमेज को दोषी मानते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। जेल में गोमेज वेडनेसडे को बताता है कि वह मोर्टिसिया का बचाव कर रहा था, जिसने वास्तव में गैरेट की हत्या की थी। वेडनेसडे और मोर्टिसिया गैरेट की कब्र खोदते हैं और पाते हैं कि उसे मारने से पहले उसे झड़ दिया गया था, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और रात भर के लिए गिरफ्तार कर लेती है। बाद में उनका सामना मेयर वॉकर से होता है, जो बताता है कि गैरेट अपने पिता की बहिष्कृत लोगों से नफरत के कारण पूरे स्कूल को झड़ देने का इरादा रखता था। मेयर वॉकर गैरेट के इरादे को छिपाने की बात स्वीकार करने के बाद गोमेज को रिहा करने के लिए सहमत हो जाते हैं।
नेवरमोर में वापस आकर प्रिंसिपल वीम्स अनिच्छा से स्कूल में विवाद से बचने के प्रयास में रोवन की मौत को रूप बदलने के माध्यम से छिपाने की बात स्वीकार करते हैं। 6 क्विड प्रो वो गांदजा मोंटेरो अप्रैल ब्लेयर 23 नवंबर 2022 वेडनेसडे क्रैकस्टोन की हत्या करने वाली पूर्वज और साथी मनोवैज्ञानिक गुडी को बुलाने की कोशिश करती है। एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के दौरान वेडनेसडे को गुडी का एक स्वप्न दिखाई देता है जो उसे गेट्स हवेली की तलाश करने का निर्देश देती है। वहां वह मेयर वॉकर को इमारत से बाहर निकलते हुए देखती है और चुपके से उनकी कार में बैठ जाती है। शहर वापस पहुंचने पर मेयर वॉकर को एक कार ने टक्कर मार दी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रिंसिपल वीम्स ने स्कूल को बंद कर दिया और वेडनेसडे को परिसर छोड़ने से मना कर दिया। टायलर और एनिड की मदद से वे बच निकलती है और गेट्स हवेली लौट आती है। वहां उन्हें पता चलता है कि लॉरेल गेट्स, गैरेट की छोटी बहन जिसे लंबे समय से मृत माना जाता था, शायद अभी भी जीवित हो। उन्हें एक तहखाने में राक्षस के शिकार लोगों के कटे हुए शरीर के अंग मिलते हैं, लेकिन राक्षस द्वारा घात लगाए जाने के बाद उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ता है। वेडनेसडे गैल्पिन को तहखाने तक ले जाती है, लेकिन उसे खाली पाती है। नेवरमोर में वेडनेसडे वीम्स को मना लेती है कि वह उसे न निकाले और अपनी जांच उसे जंगल में खदेड़ता है। वर उत्पादन विकास द एडम्स फैमिली 1991 के प्री प्रोडक्शन के दौरान टिम बर्टन को निर्देशन के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन बैटमैन 1989 और बैटमैन रिटर्न्स 1992 के साथ शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण इसे छोड़ दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप बैरी सोननफेल्ड ने यह काम लिया। 11-12 मार्च 2010 में यह घोषणा की गई कि इल्यूमिनेशन एंटरटेनमेंट ने एडम्स फैमिली ड्राइंग के अंतर्निहित अधिकार हासिल कर लिए हैं। 13 फिल्म को चार्ल्स एडम्स के मूल चित्रों पर आधारित एक स्टॉप मोशन एनिमेटेड फिल्म बनाने की योजना थी। बर्टन को फिल्म का सहलेखन, सहनिर्माण और संभवतः निर्देशन करने के लिए तैयार किया गया था। 14 जुलाई 2013 में यह बताया गया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया था। 15 जो बर्टन के अनुसार शोरन स्माइल्स मिलर और अल्फ्रेड गफ ने 2019 में कहानी के विचारों को विकसित करना शुरू किया। बाद में उन्होंने एक टेलीविजन पायलट स्क्रिप्ट लिखने से पहले बौद्धिक संपदा के अधिकार हासिल कर लिए, जिसे उन्होंने बर्टन को भेजा। 17 उनके आश्चर्य के लिए बर्टन को स्क्रिप्ट प्राप्त करते ही तुरंत दिलचस्पी हो गई। 18 परियोजना में शामिल होने के अपने फैसले के बारे में टिप्पणी करते हुए बर्टन ने कहा कि वह शीर्षक चरित्र के विश्वदृष्टि से संबंधित हो सकते हैं, और स्क्रिप्ट ने मुझसे बात की कि मैं स्कूल में कैसा महसूस करता था और आप अपने माता पिता के बारे में कैसा महसूस करते हैं, एक व्यक्ति के रूप में आप कैसा महसूस करते हैं। इसने एडम्स परिवार को एक अलग तरह की वास्तविकता दी। यह एक दिलचस्प संयोजन था। 16 डम्बो 2019 के बाद रचनात्मक रूप से थका हुआ महसूस करते हुए बर्टन ने उद्योग से सेवानिवृत्त होने पर विचार किया। 19 मिलर ने कहा कि रचनात्मक टीम के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था कि वे पिछली फिल्मों और 1964 की टेलीविजन श्रृंखलाओं का अनुकरण न करें। 18 मिलर और गॉफ ने बहिष्कृत और सामान्य लोगों के साथ साथ औपनिवेशिक अमेरिकियों की आलोचना को श्रृंखला का प्रमुख विषय बनाने का फैसला किया। 20 अक्टूबर 2020 में बुधवार को शुरू में बर्टन द्वारा संचालित एक नाम एडम्स फैमिली प्रोजेक्ट के रूप में घोषित किया गया था। शो का निर्माण MGM टेलीविजन द्वारा किया जाएगा, जिसमें बर्टन निर्देशक होंगे। गफ और मिलर शोरन्स के रूप में काम करेंगे, जबकि गफ, मिलर और बर्टन गेल बर्मन, जॉन ग्लिकमैन और एंड्रयू मिटमैन के साथ कार्यकारी निर्माता भी होंगे। 21 फरवरी 2021 में नेटफ्लिक्स ने प्रोडक्शन को 8 एपिसोड वाली एक श्रृंखला का आदेश दिया। 22 अगस्त 2021 में कायला अल्परट को एक कार्यकारी निर्माता के रूप में जोड़ा गया और 1.21 टी और चार्ल्स एडम्स फाउंडेशन और ग्लिकमेनिया भी श्रृंखला का निर्माण कर रहे थे। 23 अपने टेलीविजन में पहले वास्तविक प्रयास के रूप में बर्टन ने 8 एपिसोड में से 4 का निर्देशन किया। 18 संभावित भविष्य के सीजन पर गॉफ और मिलर ने वैरायटी के साथ एक साक्षात्कार में टिप्पणी की, जब हम एक शो बनाने के लिए बैठते हैं तो आदर्श रूप से यह कई सीजन को देखता है।
यह कभी अपेक्षित नहीं होता है, लेकिन यह अनुमान है कि उम्मीद है कि शो सफल होगा। उन्होंने आगे कहा कि उनके पास काफी स्पष्ट रनवे है कि भविष्य के सीजन कैसे सामने आ सकते हैं। 25 द हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ एक साक्षात्कार में गॉफ और मिलर ने कहा कि दूसरा सीजन वेडनेसडे एडम्स और एनिड सिंक्लेयर के बीच की दोस्ती का विस्तार करेगा, साथ ही वेडनेसडे के अपनी मां मोर्टिसिया के साथ संबंधों को भी विकसित करेगा। 26 ओर्टेगा ने कहा कि सीजन डरावने पहलू की ओर झुकेगा, जबकि वेडनेसडे के लिए किसी भी रोमांटिक प्रेम रुचि को छोड़ देगा। 27 अमेजन द्वारा मेट्रो गोल्डविन मेयर के अधिग्रहण के बाद दिसंबर 2022 में दूसरे सीजन की तैयारी शुरू हुई। 28 जनवरी 2023 में श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 29 ओर्टेगा अब निर्माता के रूप में भी काम कर रहे हैं। 30 जुलाई 2025 में श्रृंखला को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 31 ढलाई क्रिस्टीना रिक्की, जेना ओर्टेगा। क्रिस्टीना रिक्की बाएं इस श्रृंखला में शीर्षक चरित्र के अपने पिछले चित्रण के संकेत के रूप में दिखाई देती है। इस बार जेना ओर्टेगा दाएं द्वारा निभाई गई। 32 क्रिएटिव टीम ने चरित्र गोमेज एडम्स की विरासत के साथ संरेखित करने के लिए वेडनेसडे एडम्स की भूमिका निभाने के लिए एक लैटिना की तलाश की, चरित्र का एक पहलू जो पहले से ही श्रृंखला की पटकथा में काम किया गया था। 33 मई 2021 में जेना ओर्टेगा, जो मैक्सिकन और प्यूर्टो रिकान मूल की है, 33 को भूमिका में लिया गया था। 34 मिलर ने कहा कि उनके पहले जूम कॉल पर एक साथ क्रिएटिव टीम जानती थी कि इस ग्रह पर कोई और नहीं चरित्र को चित्रित करने के लिए बेहतर अनुकूल था। 35 ओर्टेगा ने कहा कि वह शुरू में किशोर उन्मुख डिज्नी चैनल शो में अपने पिछले काम 36 और टेलीविजन के काम पर फिल्म को प्राथमिकता देने की उनकी योजनाओं के कारण इस परियोजना में शामिल होने से हिचकिचा रही थी। 37 उस वर्ष अगस्त की शुरुआत में लुइस गुजमैन को गोमेज एडम्स के रूप में अतिथि कलाकार के रूप में चुना गया था। 23 और कैथरीन जेटा जोन्स को अज्ञात क्षमता में मोर्टिसिया एडम्स के रूप में चुना गया था। 38 उस महीने के अंत में थोरा बिर्च, रिकी लिंडहोम, जेमी मैकशेन, हंटर डूहान, जॉर्जी फार्मर, मूसा मोस्तफा, एम्मा मायर्स, नाओमी जे ओगावा, जॉय संडे और पर्सी हाइंस व्हाइट को श्रृंखला के नियमित कलाकारों के रूप में चुने जाने की घोषणा की गई थी। 39 मायर्स ने शुरुआत में बुधवार की रूममेट एनिड सिंक्लेयर के रूप में चुने जाने से पहले शीर्षक भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। 40 सितंबर में ग्वेंडोलिन क्रिस्टी और विक्टर डोरोबांटू को अभिनीत भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल किया गया, जबकि इसहाक ऑर्डोनेज, जॉर्ज बर्सिया, टॉमी अर्ल जेनकिंस, इमान मार्सन, विलियम ह्यूस्टन, लुयांडा उनाती लुइसन्यावो, ओलिवर वॉटसन, कैलम रॉस और जॉन्ना डायस वॉटसन को आवर्ती भूमिकाओं में लिया गया। 41 दिसंबर 2021 में बिर्च ने श्रृंखला छोड़ दी, जिससे उनके चरित्र छात्रावास की मां तमारा नोवाक की स्थिति अस्पष्ट हो गई। 42 मार्च 2022 में यह घोषणा की गई कि क्रिस्टीना रिक्की, जिन्होंने फिल्म द एडम्स फैमिली और इसके सीक्वल एडम्स फैमिली वैल्यूज 1993 में वेडनेसडे एडम्स की भूमिका निभाई थी। 43 अपनी कास्टिंग पर टिप्पणी करते हुए रिक्की ने कहा, मुझे पूछे जाने पर और टिम बर्टन द्वारा पूछे जाने पर वास्तव में बहुत खुशी हुई। 32 जिनके साथ उन्होंने पहले स्लीपी हॉलो 1999 में काम किया था। 44 शोटाइम सीरीज येलो जैकेट्स के साथ संभावित शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण रिक्की भूमिका को स्वीकार करने में लगभग असमर्थ थीं। 33 अक्टूबर में एक ट्रेलर से पता चला कि फ्रेड आर्मेन अंकल फेस्टर की भूमिका निभाएंगे और रिक्की की भूमिका मर्लिन थॉर्नहिल के रूप में पुष्टि की गई थी। 45 में लेडी गागा एक अज्ञात भूमिका में कलाकारों में शामिल हुईं। 50 फिल्मा ने स्वागत दर्शकों की संख्या। वेब मीडिया द्वारा एकत्रित टीवी टाइम के उपयोगकर्ताओं के डेटा के अनुसार बुधवार को प्लेटफॉर्म पर किसी भी नेटफ्लिक्स मूल श्रृंखला के दूसरे सबसे अधिक प्री रिलीज अनुयायी थे, केवल द विचर से पीछे। 90 यह अंततः 83 देशों में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर शुरू हुआ। 91 यह श्रृंखला अंग्रेजी भाषा की नेटफ्लिक्स श्रृंखला के लिए एक सप्ताह में सबसे अधिक घंटे देखे जाने का रिकॉर्ड रखती है, जिसकी रिलीज के पहले सप्ताह में कुल 341 मिलियन घंटे देखे गए, जो 50 मिलियन से अधिक घरों में थे, और पिछले रिकॉर्ड धारक स्ट्रेंजर थिंग्स 4 के 335 मिलियन घंटों को पार कर गए।
92 नीलसन मीडिया रिसर्च ने रिलीज के पहले सप्ताह के भीतर 6 बिलियन मिनट के संयुक्त वॉच टाइम की सूचना दी। 93 रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद यह प्लेटफॉर्म के इतिहास में दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली अंग्रेजी भाषा की नेटफ्लिक्स सीरीज बन गई, जो दिसंबर 2022 तक अनुमानित 150 मिलियन घरों तक पहुंच गई और कुल 1 बिलियन व्यूइंग घंटे हो गए। 94 द इंडिपेंडेंट के जैकब स्टोलवर्थी ने सीरीज की लोकप्रियता को अभूतपूर्व कहा और सुझाव दिया कि यह कई अन्य स्पिन ऑफ टेलीविजन सीरीज के विकास को गति दे सकती है। 95 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 102 समीक्षाओं के आधार पर 73% अनुमोदन रेटिंग और 6.9/10 की औसत रेटिंग दर्ज की। वेबसाइट के आलोचकों की राय में बुधवार दर्शकों के लिए बिल्कुल भी निराशाजनक नहीं है, लेकिन जेना ओर्टेगा की मुख्य भूमिका के बिना एडम्स फैमिली से जुड़ी यह सीरीज एक और CW ड्रामा जैसी हो सकती है। 96 मेटाक्रिटिक, जो भारत औसत का उपयोग करता है, ने 26 आलोचकों के आधार पर 100 में से 66 अंक दिए, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 97 द डेली टेलीग्राफ के एड पावर ने वेडनेसडे को 5 में से 4 स्टार दिए और इसे एक लत लगाने वाला रोकोको रोमअप कहा, जो यूफोरिया और होटल ट्रांसिल्वेनिया के बीच एक क्रॉस की तरह सामने आता है। 98 द वॉल स्ट्रीट जर्नल के जॉन एंडरसन ने ओर्टेगा के करिश्माई प्रदर्शन की सराहना की और श्रृंखला को जानबूझकर अंधेरे के बावजूद अक्सर रमणीय कहा। 99 द डेट्रायट न्यूज के लिए अपनी B समीक्षा में टॉम लॉन्ग ने श्रृंखला को दृष्टिगत रूप से आकर्षक माना और ओर्टेगा के भावशून्यपन को उतना ही लचीला जितना होना चाहिए था और उनके प्रदर्शन को कुल मिलाकर लगातार कैरिकेचर के बाहर धकेलने के रूप में चीजों को जीवंत रखने के लिए पर्याप्त बताया। 100roserebud.com के लिए लिखते हुए क्रिस्टीना एस्कोबार ने 101 यह पाते हुए कि श्रृंखला वह नहीं होगी जो चार्ल्स एडम्स और उनके पात्रों के असली प्रशंसक खोज रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के माइक हेल ने श्रृंखला को केवल फॉर्मूलाबद्ध किशोर रोमांस और रहस्य के स्तर पर संतोषजनक होने के बावजूद सहनशील कहा और इसकी तुलना हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी से की। 102 इसके स्वर पर टिप्पणी करते हुए द रैप के जेसी हैसेंजर ने बर्टन द्वारा निर्देशित 4 एपिसोड को स्लीपी हॉलो की तुलना में वेरोनिका मार्स की तरह महसूस करने के रूप में वर्णित किया। 103 द इंडिपेंडेंट के निक हिल्टन ने श्रृंखला को 5 में से 2 स्टार दिए और श्रृंखला के स्वर की आलोचना करते हुए कहा कि यह लगातार चुटीला जेनजेड है और इसके प्रदर्शन को न्यूयॉर्कर कॉमिक स्ट्रिप की तुलना में अधिक द्विआयामी कहा। पुरस्कार। लोकप्रिय संस्कृति में वेडनेसडे की रिलीज के बाद सीरीज से वेडनेसडे एडम्स का डांस और लेडी गागा के गाने ब्लरी मैरी पर इसके फैन रिक्रिएशन वीडियो शेयरिंग सर्विस टिकटॉक पर वायरल हो गए। 131 जिसमें किम कार्दशियन, अमेलिया डिमोल्डेनबर्ग, मरीना डायमंडिस, मैडोना और खुद गागा भी इस ट्रेंड में शामिल हुईं। 132, 133, 134 इसके परिणामस्वरूप स्पॉटिफाई 135 और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑन डिमांड स्ट्रीम पर गाने के प्ले में बड़ी वृद्धि हुई, जो सीरीज के रिलीज होने के एक हफ्ते बाद 415% बढ़ गई। 136 रूसी फिगर स्केटर कामिला वलीवा ने दिसंबर 2022 की प्रतियोगिता के दौरान नृत्य को फिर से बनाया। 137 उसी महीने की शुरुआत में ब्लरी मैरी को बॉर्न दिस वे के रिलीज होने के 11 साल बाद एकल के रूप में फ्रेंच रेडियो पर भेजा गया था। 138 1981 में द क्रैम्प्स का गाना गू गू मक, जो मूल नृत्य दृश्य के दौरान बजता है, की लोकप्रियता में भी उछाल देखा गया। बिलबोर्ड के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में गाने की ऑन डिमांड स्ट्रीम 2500 से बढ़कर 1,34,000 से अधिक हो गई। 139 और स्पॉटिफी स्ट्रीम श्रृंखला के रिलीज होने के बाद से 9,500% बढ़ गई। 140 द गार्जियन की जेनेल जारा ने कहा कि वायरल डांस ट्रेंड ने शायद जेनजेर के लिए अकेले ही गॉथिक उपसंस्कृति को पुनर्जीवित कर दिया है। शैली। ब्लैक कॉमेडी, युवावस्था, एक नाटक, गोथिक, रहस्य, अलौकिक, थ्रिलर के द्वारा बनाई गई। अल्फ्रेड गफ, माइल्स मिलर पर आधारित चार्ल्स एडम्स के पात्र। शोरन्स अल्फ्रेड गफ, माइल्स मिलर। अभिनीत जेना ओर्टेगा, ग्वेंडोलिन क्रिस्टी, रिकी लिंडहोम, जेमी मैकशेन, हंटर डूहान।
पर्सी हाइंस व्हाइट, एम्मा मायर्स, आनंद रविवार, जॉर्जी फार्मर, नाओमी जे ओगावा, क्रिस्टीना रिक्की, मूसा मुस्तफ़ा। थीम संगीतकार डैनी एल्फमैन। संगीतकार डैनी एल्फमैन। क्रिस बेकन। उद्गम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल भाषा अंग्रेजी। ऋतुओं की संख्या 1। एपिसोड की संख्या 8। उत्पादन कार्यकारी निर्माता अल्फ्रेड गफ, माइल्स मिलर, टिम बर्टन, स्टीव स्टार्क, एंड्रयू मिटमैन, गेल बर्मन, कायला अल्परट, जोनाथन ग्लिकमैन, टॉमी हार्पर, केविन लाफर्टी, केविन मिस्रोची, जेना ओर्टेगा। निर्माता कार्मेन पेपेलिया। छायांकन डेविड लेंडेनबर्ग, स्टीफन पेहरसन। संपादक जय प्रिचिदनी, एना यावरी, पॉल डे। कार्यकारी समय 46-57 मिनट। उत्पादन कंपनियां मिलर गॉफ इंक, टिम बर्टन प्रोडक्शंस, टोलुका पिक्चर्स, एमजीएम टेलीविजन। मूल रिलीज नेटवर्क नेटफ्लिक्स। मुक्त करना 23 नवंबर 2022। वर्तमान पर्सी हाइंस व्हाइट, जन्म 8 अक्टूबर 2001, एक कनाडाई अभिनेता है। उन्होंने कई टेलीविजन शो और फिल्मों में काम किया है। उनकी सबसे उल्लेखनीय प्रस्तुतियों में कास्ट नो शैडो, एज ऑफ विंटर, नाइट एट द म्यूजियम, सीक्रेट ऑफ द टॉम्ब, आई लाइक मूवीज और हाल ही में माई ओल्ड एस शामिल है। इसके अलावा उन्होंने द गिफ्टेड में एंडी स्ट्रकर और नेटफ्लिक्स कॉमेडी हॉरर सीरीज वेडनेसडे में जेवियर थोर्प की भूमिका भी निभाई है। प्रारंभिक जीवन पर्सी हाइंस व्हाइट, एक इकलौती संतान, का जन्म 8 अक्टूबर 2001 को सेंट जॉन्स, न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर में हुआ था। वे जोएल थॉमस हाइंस, एक लेखक, अभिनेता, निर्देशक और संगीतकार, और शेरी व्हाइट, एक पटकथा लेखक, निर्देशक, अभिनेत्री और निर्माता के पुत्र हैं। हाइंस व्हाइट सेंट जॉन्स, न्यूफाउंडलैंड क्षेत्र में पले-बड़े और अपने बचपन को एक रचनात्मक बालक बताते थे। उनके माता-पिता, जो अभिनेता और लेखक दोनों थे, ने उन्हें बचपन से ही रचनात्मकता और आत्माभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक पोषित वातावरण प्रदान किया। इसी ने अंततः उन्हें पेशेवर अभिनय की ओर अग्रसर किया। एक बच्चे के रूप में, हाइंस व्हाइट ने अपने गृहनगर सेंट जॉन्स में प्रदर्शन कला समूह में 2 साल तक अध्ययन किया। 3. आजीविका 2008 से 2016 शुरुआती अभिनय भूमिकाएं और करियर की शुरुआत। हाइंस व्हाइट 2 साल की उम्र से ही अभिनय कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने गृहनगर सेंट जॉन्स, न्यूफाउंडलैंड और उसके आसपास की लघु फिल्मों में अभिनय से की थी। सिर्फ 2 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां के साथ मोएरा, फैक्ट और फैंटेसी में बेबी मॉर्गन लोम्बार्ड की भूमिका निभाई थी। 4. हाइंस व्हाइट ने 7 साल की उम्र में पहली बार स्क्रीन पर डेब्यू किया। 2008 की कनाडाई फिल्म डाउन टू द डर्ट में 6 साल के कीथ की भूमिका निभाई, जो उनके पिता के इसी नाम के पहले उपन्यास पर आधारित थी। 3. 9 साल की उम्र तक वह लघु फिल्म 45 एंड 5 में मुख्य भूमिका निभा रहे थे और जल्द ही उन्हें अन्य लघु फिल्मों में प्रमुख भूमिकाओं के लिए चुना गया, जिनमें विनर्स, 6 और लिटिल मैन शामिल है। 7. हाइंस व्हाइट का पहला टेलीविजन डेब्यू 2013 में हुआ, जहां उन्होंने द स्लेटरी स्ट्रीट क्रॉकर्स में जॉय क्रॉकर की भूमिका निभाई। 2013 में हाइंस व्हाइट को ब्रेंडन ग्लीसन के साथ द ग्रैंड सेडक्शन में दिखाया गया था, जिसका प्रीमियर 2013 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। अगले वर्ष 2014 में हाइंस व्हाइट को कास्ट नो शैडो में दिखाया गया, जिसने अटलांटिक फिल्म फेस्टिवल पुरस्कारों में कई पुरस्कार जीते, जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, निर्देशक, पटकथा, साथ ही हाइंस व्हाइट की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की जीत। 3. उसी वर्ष उन्होंने 2014 की अमेरिकी फंतासी फिल्म नाइट एट द म्यूजियम, सीक्रेट ऑफ द टॉम्ब में युवा सेसिल सीजे फ्रेडरिक के रूप में बेन स्टिलर और रिकी गेरवाइस के साथ अभिनय किया। 2016 तक हाइंस व्हाइट बड़े पर्दे पर फिर से वापसी की राह पर थे, क्योंकि उन्हें मनोवैज्ञानिक थ्रिलर एज ऑफ विंटर में टॉम हॉलैंड और जोएल किन्नान के साथ मुख्य भूमिका मिली।
उसी वर्ष उन्हें कनाडाई पारिवारिक ड्रामा मिल्टन सीक्रेट में डोनाल्ड सदरलैंड और मिशेल रोड्रिग्ज के साथ कास्ट किया गया। 2016 से 2020 टेलीविजन में उन्नति और ब्रेकआउट भूमिका। 2016 से 2020 की शुरुआत तक हाइंस व्हाइट फिल्मों में दिखाई देने के साथ साथ लगातार कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में भी दिखाई दिए, जिसमें CBS ऑल एक्सेस के लिए जॉर्डन पील की पंथ क्लासिक द ट्वाइलाइट जोन के रीबूट में एक भूमिका शामिल है, NBC यूनिवर्सल के लिए कनाडाई मेडिकल ड्रामा ट्रांसप्लांट में एक उपस्थिति बनाना, नेटफ्लिक्स के लिए बिटवीन पर 2 सीजन के लिए दिखाई देना और जेम्स फ्रैंको अभिनीत हुलू के लिए सीमित श्रृंखला 11.22.63 में दिखाई देना शामिल है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि 2017 में हाइंस व्हाइट की ब्रेकआउट भूमिका द गिफ्टेड में म्यूटेंट एंडी स्ट्रकर की भूमिका थी, जो एक एक्स-मेन स्पिन-ऑफ सीरीज थी जिसमें स्टीफन मोयर, एमी एकर और नताली एलिन लिंड के साथ थे। यह शो 2019 में बंद होने से पहले फॉक्स पर 2 सीजन तक चला था। 2021 वर्तमान प्रिटी हार्ड केसेस, वेडनेसडे और फिल्मी भूमिकाओं में वापसी। 2021 से 2023 तक हाइंस व्हाइट CBC कॉमेडी प्रिटी हार्ड केसेस में एक प्रमुख श्रृंखला नियमित थी, जिसमें वह इलियट वाजोव्स्की के रूप में दिखाई देते हैं, जिसमें मेरेडिथ मैकनील, एड्रियन सी. मूर और केटी डगलस के साथ अभिनय किया गया है। 2022 में हाइंस व्हाइट ने आई लाइक मूवीज में सहायक भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 2022 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और उन्होंने वैंकूवर फिल्म क्रिटिक्स सर्कल से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार अर्जित किया। समवर्ती रूप से यह घोषणा की गई थी कि उन्हें नेटफ्लिक्स के लिए टिम बर्टन द्वारा निर्मित श्रृंखला वेडनेसडे में कास्ट किया जाएगा। उन्होंने करिश्माई और अलौकिक रूप से कलात्मक नेवरमोर अकादमी के छात्र जेवियर थोरपे की भूमिका निभाई, जो अपने सेलिब्रिटी साइकिक पिता 9 और वेडनेसडे एडम्स के संभावित प्रेम रुचि की बदौलत धनी बनता है। किशोर शो के दूसरे सीजन के लिए अभिनेता का विकल्प नहीं चुना गया था। यह अफवाह थी कि यह ट्विटर पर गुमनाम यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण था, जिसे हाइंस व्हाइट ने नकार दिया, इसे गलत सूचना का अभियान कहा। 10/11 नेटफ्लिक्स ने हाइंस व्हाइट को कलाकारों की सूची से हटाने पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बुधवार के प्रीमियर के बाद 2022 के अंत में हाइंस व्हाइट ने मार्गोट रोबी की प्रोडक्शन कंपनी लकी चैप एंटरटेनमेंट के लिए प्रसिद्ध निर्देशक मेगन पार्क की माई ओल्ड एस में चार्ट के रूप में एक सहायक मुख्य भूमिका निभाई। निर्देशक मेगन पार्क के साथ एक साक्षात्कार में पार्क ने बताया कि हाइंस व्हाइट ने अपना एक सेल्फ टेप भेजा था जो प्रतिभाशाली था और उन्होंने हास्य को समझा और कहा, यह बिल्कुल चार्ट जैसा था। 13 उनके प्रदर्शन ने उन्हें वैंकूवर फिल्म क्रिटिक्स सर्कल से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए एक और नामांकन दिलाया। 14 उसी वर्ष हाइंस व्हाइट को लेखिका टिफनी पॉल्सन की निर्देशन में बनी पहली रोमांटिक ड्रामा फिल्म विंटर स्प्रिंग समर और फॉल में वेडनेसडे की सहकलाकार जेना ओर्टेगा के साथ मुख्य भूमिका में लिया गया था। डेडलाइन के अनुसार यह फिल्म 2 किशोरों ओर्टेगा और हाइंस व्हाइट की कहानी है, जो साल के 4 मौसमी दिनों में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। 2 निर्देशक टिफनी पॉल्सन के साथ एक साक्षात्कार में पॉल्सन ने कहा कि विंटर स्प्रिंग समर और फॉल में उनका अभिनय लाजवाब है। उन्होंने कहा, इस फिल्म में वे बिल्कुल जादुई है। 15 हाइंस व्हाइट अतिथि के रूप में CBC की पैरानॉर्मल थ्रिलर सीरीज घोस्टिंग के दूसरे सीजन में ल्यूक हची और मैथ्यू फिनलान के साथ दिखाई दिए, जिसका प्रीमियर 21 मार्च 2025 को हुआ। 16 हाइंस व्हाइट ने हची और फिनलैंड के साथ अंधेरे में कदम रखा ताकि ब्रिटिश कोलंबिया के विक्टोरिया में क्रेग डारोच कैसल की कुख्यात भूतिया जांच की जा सके। 17 हाइंस व्हाइट आगामी हॉरर फिल्म व्हेसल में डैफ्ने कीन, सोफी नेलिस और निक फ्रॉस्ट के साथ अभिनय करेंगे, जिसका निर्देशन कोरिन हार्डी करेंगे। 18 यह फिल्म 2026 में रिलीज होने वाली है। हाइंस व्हाइट आगामी वन टेक थ्रिलर द प्लान में भी अभिनय करेंगे, जिसका निर्देशन बहुमुखी प्रतिभा की धनी फिल्म निर्माता जेसिका बर ने किया है। डेडलाइन के अनुसार यह फिल्म लॉस एंजल्स के एक साधारण अपार्टमेंट में एक ही दिन में घटती है, जहां निराश युवा वयस्कों का एक समूह एक क्रांतिकारी कदम उठाने की तैयारी करता है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह दुनिया बदल देगा। 19
हाइंस व्हाइट कनाडाई पटकथा लेखक और नाटककार कोलिन मर्फी की आगामी फिल्म आर्मस्ट्रांग्स वॉर के रूपांतरण में एक युवा कनाडाई सैनिक माइकल आर्मस्ट्रांग की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। 20 व्यक्तिगत जीवन। बुधवार को अपनी भूमिका की तैयारी के हिस्से के रूप में हाइंस व्हाइट ने कई नए कौशल सीखे, जिनमें तीरंदाजी, चित्रकला और तलवारबाजी के साथ साथ नए नृत्य चालें भी शामिल थीं। हाइंस व्हाइट लंबे समय से वेडनेसडे के कार्यकारी निर्माता टिम बर्टन के प्रशंसक थे। यह प्रशंसा बचपन से ही शुरू हो गई थी। उनके पिता जोएल बचपन में उन्हें बर्टन की कविताएं पढ़कर सुनाया करते थे। जब हाइंस व्हाइट की मां ने उन्हें वेडनेसडे के दिन जेवियर थोर्प की भूमिका मिलने की सूचना दी तो उन्हें लगा कि यह कोई मजाक होगा, खासकर क्योंकि वह दिन 1 अप्रैल था। बाद में उन्होंने याद करते हुए कहा, मैंने फ़ोन रख दिया और वापस सोने चला गया। जॉर्जी ब्लू फार्मर, जन्म 26 मई 2002, एक ब्रिटिश अभिनेता है। उन्हें डिज्नी चैनल सीरीज द एवरमूर क्रॉनिकल्स 2014 से 2017 और नेटफ्लिक्स सीरीज वेडनेसडे 2022 और लाइफहैक 2025 में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। फार्मर का जन्म और पालनपोषण पूर्वी लंदन के लेटनस्टोन में हुआ था। उनके 3 बड़े भाई बहन हैं। उनके भाई हैरी भी अभिनय करते हैं। फार्मर ने 8 साल की उम्र से स्टेज 1 थिएटर स्कूल में शनिवार की कक्षाएं लीं। 3 उन्होंने सिल्विया यंग थिएटर स्कूल में पढ़ाई की। 4 आजीविका। फार्मर ने अपने करियर की शुरुआत जेसी जे के हु इज लाफिंग नाउ के संगीत वीडियो, लंदन के अब बंद हो चुके ट्रिस्टन बेट्स थिएटर और लिवरपूल के यूनिटी थिएटर में नाटक रेस्ट अपॉन द विंड 5 और सीबीबीसी सीरीज द मिनिस्ट्री ऑफ क्यूरियस स्टफ से की। इसके बाद उन्होंने नेशनल थिएटर के प्रोडक्शन एमिल एंड द डिटेक्टिव्स में टूट्स की भूमिका निभाई। 6-7 2014 में फार्मर ने डिज्नी चैनल यूके की सीरीज द एवरमूर क्रॉनिकल्स, जिसे कुछ देशों में सिर्फ एवरमूर के रूप में भी जाना जाता है, में जेक क्रॉसली के रूप में अभिनय करना शुरू किया, एक भूमिका जो उन्होंने दोनों श्रृंखलाओं के लिए निभाई। 8 फार्मर ने स्टीवन स्पीलबर्ग की रेडी प्लेयर 1 में एक छोटी भूमिका और नेटफ्लिक्स के लिए एंडी सर्किस की मोगली, लीजेंड ऑफ द जंगल में एक आवाज की भूमिका के साथ 2018 में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 2020 में फार्मर अपने भाई हैरी के साथ शॉर्ट फिल्म ऑफ वुल्व्स एंड लैम्प्स और ब्रिजवेल थिएटर में नाटक फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट में दिखाई दिए। 2022 तक फार्मर टिम बर्टन की नेटफ्लिक्स सीरीज वेडनेसडे में गोर्गन अजाक्स पेट्रोपोलस के रूप में अभिनय करते हैं, जो द एडम्स फैमिली के चरित्र वेडनेसडे एडम्स के इर्दगिर्द केंद्रित। क्रिस्टीना रिक्की बटा RITI बटा REC, जन्म 12 फरवरी 1980, एक अमेरिकी अभिनेत्री है जिन्हें अंधेरे किनारे वाले असामान्य किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। रिक्की ज्यादातर स्वतंत्र प्रस्तुतियों में काम करती है, लेकिन कई बॉक्स हिट फिल्मों में भी दिखाई दी है। 3 वह गोल्डन ग्लोब, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड और प्राइम टाइम एमी अवार्ड के नामांकन की प्राप्तकर्ता है। रिक्की ने 10 साल की उम्र में मरमेड्स 1990 से फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसके बाद द एडम्स फैमिली 1991 में वेडनेसडे एडम्स की एक सफल भूमिका निभाई। कैस्पर और नाउ एंड देन दोनों 1995 में उनकी बाद की भूमिकाओं ने उन्हें एक किशोर आदर्श के रूप में स्थापित किया। 17 साल की उम्र में उन्होंने द आइस स्टॉर्म 1997, बफेलो 66, द ऑपोजिट ऑफ सेक्स, पेकर 1998, प्रोजेक्ट नेशन 2001, पंपकिन 2002, मॉन्स्टर 2003 और ब्लैक स्नेक मून 2006 जैसी वयस्कोन्मुख स्वतंत्र परियोजनाओं में काम किया। टेलीविजन पर रिक्की ने एली मैकबील 2002 के 5वें और अंतिम सीजन में लिजा बम्प की भूमिका निभाई और 2006 में ग्रेज एनाटॉमी में अतिथि भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उन्होंने एबीसी के पैन एम 2011 से 2012 में भी अभिनय किया, द लिजी बोर्डेन क्रॉनिकल्स 2015 और जेड द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग 2017 श्रृंखलाओं का निर्माण और अभिनय किया और 2022 में नेटफ्लिक्स के वेडनेसडे के पहले सीजन में मर्लिन थॉर्नहिल के रूप में दिखाई दी। रिक्की ने 2021 से शोटाइम के येलो जैकेट्स में मिस्टी क्विगली की भूमिका निभाई है, जिसे प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन मिला है।
2010 में रिक्की ने डोनाल्ड मार्गुलीज के नाटक टाइम स्टैंड्स स्टिल में ब्रॉडवे पर अपनी शुरुआत की। वह रेप, एब्यूज एंड इंसेस्ट नेशनल नेटवर्क रेन की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। 5. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रिक्की का जन्म 12 फरवरी 1980 को कैलिफोर्निया के सांता मोनिका में हुआ था। वे सारा, नी मर्डोक और राल्फ रिक्की की 4 संतानों में सबसे छोटी थीं। उनके पिता का करियर विविध रहा, जिसमें जिम टीचर, वकील, ड्रग काउंसलर और प्राइमल स्क्रीम थेरेपिस्ट के रूप में काम शामिल था। 6. रिक्की ने अपने पिता को एक असफल पंथ नेता कहा है। 7. उनकी मां ने 1960 के दशक में फोर्ड एजेंसी में एक मॉडल के रूप में काम किया और बाद में एक रियल एस्टेट एजेंट बन गईं। अपने उपनाम के बारे में रिक्की ने बताया है कि उनका वंश इतालवी, आयरिश और स्कॉटिश है। 8. रिक्की का परिवार मोंटक्लेयर, न्यू जर्सी चला गया, जहां उन्होंने एडगमोंट एलिमेंट्री स्कूल, ग्लेनफील्ड मिडिल स्कूल, मोंटक्लेयर हाई स्कूल और मोरिस्टाउम्बियर्ड स्कूल में पढ़ाई की। 9. बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के प्रोफेशनल चिल्ड्रन स्कूल में दाखिला लिया। 10. रिक्की के माता पिता तब अलग हो गए जब वह किशोरावस्था में थी। 11. साक्षात्कारों में वह अपने बचपन, विशेष रूप से अपने माता पिता के तलाक और अपने पिता के साथ अशांत संबंधों के बारे में मुखर रही है। 12. आजीविका। 1990 से 1996, डिस्कवरी, बाल स्टारडम और किशोर स्टारडम। 8 साल की उम्र में रिक्की को एक स्थानीय थिएटर समीक्षक ने खोजा था जब उन्होंने द 12 डेज ऑफ क्रिसमस के एक स्कूल प्रोडक्शन में अभिनय किया था। मूल रूप से एक और बच्चे को इस भूमिका के लिए कास्ट किया गया था, लेकिन रिक्की ने खुद के लिए भूमिका सुरक्षित करने की एक योजना बनाई। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को इतना ताना मारा कि उसने उसे मुक्का मार दिया। जब उसने उसके बारे में बताया तो उसने भूमिका खो दी। 13. बाद में उसने याद किया, मैं हमेशा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति रही हूँ। मुझे लगता है कि यह पहली बार है जब इसने वास्तव में अपना बदसूरत सिर उठाया है। 13. इसके तुरंत बाद वह सैटरडे नाइट लाइव पर स्पूफ विज्ञापनों की एक जोड़ी में दिखाई दी। इनमें से पहले में रिक्की को एक जन्मदिन की पार्टी में दिखाया गया था जिसमें बायोमेडिकल कचरा एक फटे हुए पिनाटा से बाहर गिर गया था। रिक्की की फिल्मी शुरुआत मरमेड्स 1990 से हुई, जिसमें उन्होंने केट फ्लैक्स का किरदार निभाया था। वह द शूप शूप सॉन्ग के म्यूजिक वीडियो में भी नजर आईं, जो फिल्म के साउंड ट्रैक में शामिल था। उन्होंने अगले साल आई द एडम्स फैमिली में रुग्म रूप से अपरिपक्व वेडनेसडे एडम्स का किरदार निभाया, जो बैरी सोनेनफेल्ड की इसी नाम के कार्टून का बड़े बजट का रूपांतरण था, और 1993 में आई इसके बाद की फिल्म एडम्स फैमिली वैल्यूज में भी यही भूमिका निभाई। दोनों ही फिल्में आर्थिक रूप से लाभदायक रही और दोनों ने मिलकर 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। 15-16 आलोचकों ने वैल्यूज में रिक्की के अभिनय को एक खास आकर्षण बताया। 17 और वैरायटी का मानना था कि उन्होंने अपने किरदार में अपनी उम्र से कहीं ज्यादा गहराई लाई। 18 रिक्की ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका तब निभाई जब उन्होंने कैस्पर में मुख्य भूमिका निभाई, जो हार्वे कॉमिक्स कार्टून चरित्र पर आधारित एक अलौकिक कॉमेडी थी। फिल्म को मिश्रित आलोचनात्मक स्वागत मिला। 19 लेकिन यह 1995 की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज थी। 20 उसी वर्ष उन्होंने बच्चों की एडवेंचर फिल्म गोल्ड डिगर्स, द सीक्रेट ऑफ बेयर माउंटेन में अभिनय किया और आने वाली उम्र के नाटक नाउ एंड देन में टॉम्बॉय रॉबर्टा की भूमिका निभाई। उत्तरार्ध को अक्सर स्टैंड बाय मी के लिए महिला विकल्प के रूप में उद्धृत किया जाता है और इसके रिलीज होने के बाद से इसे एक बड़ा पंथ प्राप्त हुआ है। 21-22 रिक्की ने फिर बास्टर्ड आउट ऑफ कैरोलिना 1996 में सहायक भूमिका निभाई। 23-24 1997 से 2004 वयस्क भूमिकाओं में परिवर्तन। 1997 में रिक्की ने डिज्नी की दैट डर्न कैट की रीमेक में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर मध्यम सफलता थी। 25 उसी वर्ष बाद में उन्होंने एंग ली की द आइस स्टॉर्म में परेशान यौन रूप से जिज्ञासु वेंडी हुड की भूमिका के साथ वैध वयस्क भूमिकाओं में बदलाव किया। 26 जो कि पारिवारिक रिश्तों के बारे में एक नाटक था। यह भूमिका मूल रूप से नताली पोर्टमैन को दी गई थी, जिन्होंने अपने माता पिता द्वारा सामग्री को बहुत उत्तेजक पाए जाने पर इस भूमिका से हाथ खींच लिया था।
27 रोलिंग स्टोन के लिए अपनी समीक्षा में पीटर ट्रेवर्स ने लिखा, फिल्म के युवा सितारों को एक दूसरे के साथ खिलवाड़ करते देखना 90 के दशक के कट्टरपंथियों को चौंका सकता है, लेकिन ली इन क्षणों को शुष्क बुद्धि और करुणा के साथ संभालते हैं। रिक्की ने टेरी गिलियम की ऑफबीट रोड मूवी फियर एंड लोथिंग इन लास वेगास 1998 में एक संक्षिप्त भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने 3 फीचर फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। पहली बफेलो 66, जिसमें रोजर एबर्ट ने अपहृत लैला के उनके चित्रण को आश्चर्यजनक बताया। 29 इसके बाद जॉन वाटर्स की व्यंग्यात्मक कॉमेडी पेकर थी, जहां उन्होंने एक सख्त लॉन्ड्रोमैट कर्मचारी की भूमिका निभाई। उसके बाद डॉन रूस की डार्क कॉमेडी ड्रामा द ऑपोजिट ऑफ सेक्स थी, जहां उन्होंने तीखी जीभ वाली चालाक डेरे की भूमिका निभाई। बाद के लिए रिक्की को आलोचकों की प्रशंसा मिली और उन्हें 1999 के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। 30-31 वैरायटी के लिए द ऑपोजिट ऑफ सेक्स की अपनी समीक्षा में टॉर मैकार्थी ने रिक्की द्वारा डेरे के किरदार को बेहद मज़ेदार बताया और महसूस किया कि उन्होंने अपने संवाद एक संभावित बेटे डेविस के कौशल के साथ प्रस्तुत किए। 32 कई वर्षों बाद एंटरटेनमेंट वीकली ने उनके प्रदर्शन को अब तक के सबसे बड़े ऑस्कर स्नब्स में से एक बताया। 33 1999 में रिक्की ने टिम बर्टन की गॉथिक हॉरर फिल्म स्लीपी हॉलो में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें कैटरीना वैन टेसेल की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सैटर्न पुरस्कार मिला। उसी वर्ष दिसंबर में वह सैटरडे नाइट लाइव की अतिथि मेजबान के रूप में दिखाई दीं, जिसमें उन्होंने ब्रिटनी स्पीयर्स और ऑलसेन जुर्वा की पैरोडी की। एक स्केच के दौरान रिक्की द्वारा अनजाने में एना गेस्टियर के चेहरे पर मुक्का मारने के कारण इस एपिसोड ने ध्यान आकर्षित किया। 34 इस समय के आसपास अन्य फिल्मों में नए साल की पूर्व संध्या पर बनी कॉमेडी 200 सिगरेट 1999 शामिल है। 35 अलौकिक हॉरर फिल्म ब्लेस द चाइल्ड 2000, जिसमें उन्होंने ड्रग की लत आलोचक एल्विस मिशेल ने उन्हें क्राइड में अद्भुत बताया। 36 जबकि रोलिंग स्टोन ने महसूस किया कि उनकी काली आंखों वाली सुंदरता ने जीवन भर की उदासी व्यक्त की। 37 2001 में रिक्की ने प्रोजेक्ट नेशन में मुख्य भूमिका निभाई, जो एलिजाबेथ वर्टजेल के सबसे ज्यादा बिकने वाले संस्मरण पर आधारित एक स्वतंत्र नाटक था। फिल्म निर्माता के रूप में रिक्की की पहली फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, लेकिन आलोचकों ने सहमति व्यक्त की कि रिक्की मुख्य आकर्षण थी। स्लैंट मैगजीन के एड गोंजालेज ने उन्हें शानदार बताया। 38 रिक्की की अगली भूमिका द लार्मी प्रोजेक्ट में थी, जो मैथ्यू शेपर्ड की हत्या पर आधारित एक नाटक था। 2002 की फिल्म, जिसका प्रीमियर HBO पर हुआ था, को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। टीवी गाइड के मैट रूश ने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की, जबकि यह नोट किया कि होमोफोबिया की फिल्म की जांच दर्शकों को ज्ञान दे सकती है। 39 उस वर्ष बाद में उन्होंने कॉमेडी ब्रिटिश थ्रिलर मिरांडा में सहाभिनय किया और एली मैकबील के 5वें और अंतिम सीजन में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें 7 एपिसोड में वकील लिजा बम्प के रूप में दिखाई दीं। 40 इस बीच उन्होंने कद्दू 2002 का निर्माण और अभिनय किया, जो एक विकलांग युवक और एक सोरोरिटी लड़की के बीच के रिश्ते के बारे में एक ब्लैक कॉमेडी थी। शिकागो सन टाइम्स के लिए अपनी समीक्षा में रोजर एबर्ट ने लिखा, पंपकिन जीवित है और जोखिम उठाता है और व्यंग्य के दुष्ट ब्लेड का उपयोग करता है, ताकि इस शैली की अन्य फिल्मों की आत्मसंतुष्ट राजनीतिक शुद्धता को दिखाया जा सके। यह सुरक्षित खेलने से इनकार करता है और प्रदर्शनों में साहस है। उदाहरण के लिए, जिस तरह से रिक्की निडरता से जोखिम भरी सामग्री में प्रवेश करता है। 41 रिक्की ग्रैमर्सी पार्क होटल में 2007। 2003 में रिक्की ने ब्रिटिश हॉरर फिल्म द गैदरिंग में इंग्लैंड में पैदल भटकने वाली एक युवा स्मृतिलोपग्रस्त महिला की भूमिकाएं निभाईं। एडम गोल्डबर्ग की आई लव योर वर्क में एक उभरते हुए फिल्म स्टार की पूर्व प्रेमिका की भूमिका और वुडी एलन की एनीथिंग एल्स में एक घमंडी प्रतिशोधी प्रेमिका की भूमिका निभाई। एनीथिंग एल्स की अपनी समीक्षा में द न्यू यॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने फिल्म को एक रोमांटिक विरोधी कॉमेडी बताया और कहा कि रिक्की ने अपनी भूमिका उग्र, विक्षिप्त उल्लास के साथ निभाई। 42 इसके बाद रिक्की ने जीवनी पर आधारित अपराध ड्रामा मॉन्स्टर 2003 में सहाभिनय किया। उनका किरदार सेल्बी वॉल टायरिया मूर का काल्पनिक संस्करण था,
जो चार्लीज थेरॉन द्वारा निभाए गए सीरियल किलर एलिन वुर्नोस की वास्तविक जीवन की प्रेमिका थी। 43 भूमिका निभाने के अपने फैसले के बारे में बोलते हुए रिक्की ने कहा कि यह एक चुनौती थी क्योंकि यह पूरी तरह से मेरे एक व्यक्ति के रूप में खिलाफ जाता है। 44 उन्होंने फिल्मांकन के अनुभव को अंधकारमय और निराशाजनक बताया। 44 फिल्म का निर्देशन पैटी जेनकिंस ने किया था और रिलीज होने पर इसे शानदार समीक्षा मिली, जिसमें अधिकांश आलोचकों ने अपना ध्यान थेरॉन की ओर केंद्रित किया, जिन्होंने वुर्नोस के चित्रण के लिए अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। वह सेल्बी वॉल के लिए सही सुर ढूंढती है, इतना सही कि कुछ आलोचकों ने इसे खराब अभिनय समझ लिया, जबकि वास्तव में यह एक खराब अभिनेता के रूप में उत्कृष्ट अभिनय है। वह सेल्बी को नासमौ, मंदबुद्धि, अपने से ऊपर उठे हुए, पल पल के संकेतों को समझने वाली, खराब फिल्मों, पुराने गानों और बाररूम रोमांस से उधार ली गई धारणाओं के आधार पर अपने व्यवहार को गढ़ने वाली एक भूमिका निभाती है। सेल्बी शायद कुछ हफ्ते पहले ही पहली बार किसी समलैंगिक बार में गई होगी और खुद को कैसे पेश करे, यह जानने के लिए उसने जी जान से पढ़ाई की होगी। सेल्बी और एलिन अक्सर अगली पंक्ति को सुधारने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें लगता है कि सामने वाला सुनना चाहता है। तो टोटल इस सीरीज के एपिसोड की बात की जाए सेक्शन 2 के अंदर, तो टोटल सेक्शन 2 के अंदर हमें 8 सेक्शन यानी 8 एपिसोड देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 4 एपिसोड पार्ट 1 के रूप में, सेक्शन 1 के पार्ट 1 के रूप में हमें अभी देखने को मिल जाएंगे 6 अगस्त को, और बाकी के बचे 4 एपिसोड पार्ट 2 के अंदर आएंगे सेक्शन 2 के, जो कि हमें 3 सितंबर को देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 1 महीने के बाद इसका पार्ट 2 हमें देखने को मिलेगा, तो आप इसे एक तरह से नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे और बहुत जल्द ये रिलीज़ होने वाला है। जैसे ये रिलीज़ होता है तो इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर आऊँगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को अब यहाँ पर ही एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में।